नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल के बीच जो हालिया तनाव बना हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, एपी न्यूज जैसे कई स्रोतों से जानकारी है। जी। तो 24 जून को एक युद्ध विराम तो हुआ है, पर सवाल कई हैं। क्या ये वाकई शांति की तरफ कोई कदम है या फिर ये बस तूफान से पहले वाली शांति है? सही सवाल है। चलिए इसी नाजुक स्थिति को और इसके पीछे जो भी जटिलताएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत इसी युद्ध विराम से करते हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उल्लंघन हुआ तो वो जवाब देंगे। हाँ, देखिए सतह पर तो शांति लग रही है, पर अंदर ही अंदर ना वो गहरा अविश्वास बना हुआ है। और यहाँ एक और पेचीदगी है। अमेरिका और इजराइल, उनके बीच अगले कदमों को लेकर सोच वो काफी अलग है। अच्छा, किस तरह से अलग है? मतलब राष्ट्रपति ट्रंप का जोर ज्यादातर कूटनीति पर है। वो चाहते हैं कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को किसी तरह सीमित किया जाए बातचीत से। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू का लक्ष्य वो ज्यादा बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि वो ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं। पूरी तरह नष्ट? और शायद शासन परिवर्तन भी। हाँ, संभव था, ये भी उनके एजेंडे पर हो सकता है। लेकिन अगर लक्ष्य इतने अलग हैं, मतलब दो इतने करीबी सहयोगी अगर वो एक ही दिशा में नहीं देख रहे, तो फिर जमीन पर रणनीति कैसे काम करेगी? टकराव नहीं होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। ये मतभेद सिर्फ रणनीति का नहीं है, ये शायद मध्य पूर्व को लेकर उनके मूल नजरिए का भी फर्क दिखाता है। अमेरिका शायद स्थिरता चाहता है, चाहे ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति बना भी रहे, लेकिन नेतन्याहू के लिए शायद ईरान की शक्ति को पूरी तरह खत्म करना ही एकमात्र हल है। तो ये बुनियादी अंतर है। हाँ, और यही बुनियादी अंतर भविष्य की किसी भी बातचीत या कार्रवाई को बहुत मुश्किल बना देता है। और जमीनी हालात देखें तो तनाव कम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने यमन में हूती ठिकानों पर फिर से हमले शुरू किए हैं। हाँ, खासकर बंदरगाहों और बिजली संयंत्रों पर। और जवाब में इजराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। बिल्कुल। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच ना एक काफी दिलचस्प घटना हुई। क्या? 8 जुलाई को जेद्दा में ईरानी विदेश मंत्री और सऊदी क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई। अच्छा, युद्ध के बाद पहली बार? हाँ, युद्ध के बाद पहली ऐसी हाई लेवल मीटिंग। इसे सिर्फ एक फॉर्मल मुलाकात मानना शायद ठीक नहीं होगा। तो इसके मायने क्या हो सकते हैं? ये इस बात का संकेत हो सकता है कि क्षेत्र में जो पुराने समीकरण है वो बदल रहे हैं, खासकर सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को लेकर एक नया मोड़ आ सकता है। युद्ध के ठीक बाद ये मुलाकात, ये तो काफी अप्रत्याशित सा लगता है। खैर, इन सब के बीच जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ईरान में अनुमान है कि 1060 से 1190 लोगों की मौत हुई है। इसमें नागरिक भी हैं, सुरक्षाकर्मी भी। और एचआरएनए जैसे संगठन तो 4400 से ज्यादा घायलों की भी बात कर रहे हैं। हाँ, और इजराइल में भी देखें तो 28-29 मौतें और 3200 से ज्यादा घायल हुए हैं। एवन जेल वाली जो घटना थी, हाँ, एवन जेल, उसमें भी मरने वालों की संख्या अब 79 बताई जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफी निंदा भी हुई है। देखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये मानवीय त्रासदी का पैमाना है। संघर्ष वाले इलाकों में सटीक जानकारी मिलना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में मौतें। हाँ, और जेल जैसी घटनाएं ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दुनिया की धारणाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। अगर हथियारों की बात करें तो ईरान ने करीब 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 1000 ड्रोन इस्तेमाल किए। काफी बड़ी संख्या है ये। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स जैसे F-35, F-15 और यहाँ तक कि B-2 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बॉम्ब भी इस्तेमाल हुए। हाँ, खासकर फोर्डो, नतांज जैसे जो अहम परमाणु ठिकाने उन्हें निशाना बनाने के लिए। जी। यहाँ एक बात गौर करने लायक है वैसे। हालांकि इजरायली डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम वगैरह काफी हद तक सफल रहे। हाँ, ज्यादातर हमले रोके गए। बिल्कुल। फिर भी कुछ ईरानी मिसाइलें और ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचे, मतलब इजरायली सैन्य ठिकानों तक। अच्छा। तो ये दिखाता है कि ईरान के पास महत्वपूर्ण ठिकानों को भेदने की क्षमता है, भले ही वो सीमित हो, पर है। और ये भविष्य के किसी भी संघर्ष के लिए एक अहम फैक्टर है। और कूटनीति के मोर्चे पर क्या स्थिति है? युद्ध से पहले परमाणु वार्ता तो रुक गई थी। हाँ, और ईरान इसका दोष इजराइल पर डाल रहा था। अब G7 देश कह रहे हैं कि बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। हाँ, और शायद इसकी एक वजह आर्थिक दबाव भी हो सकता है। इजराइल की क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक नेगेटिव हो गया है। ओहो, क्यों? कारण वही है, बढ़ता रक्षा खर्च और वित्तीय चुनौतियां। और जो अनुमानित सीधा आर्थिक नुकसान है वो भी करीब $2.4 बिलियन का है। करीब $2.5 बिलियन। हाँ, तो ये जो आर्थिक दबाव है
ये शायद कूटनीति के लिए एक नई खिड़की खोल सकता है। कम से कम बातचीत की जरूरत को तो ये बढ़ा ही सकता है। भविष्य की बात करें तो ईरान कह तो रहा है कि वो कूटनीति के लिए तैयार है, पर साथ ही वो गहरा अविश्वास भी साफ दिख रहा है। हाँ, खासकर वो जो कथित हत्या की साजिशों की खबरें आई उसके बाद। सुनने में आया है कि अमेरिकी दूत विटकॉफ ओस्लो में ईरान के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। जी, ऐसी खबरें हैं। लेकिन ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि वो अपने मिसाइल, ड्रोन या परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगाएगा। तो फिर बातचीत का आधार क्या होगा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये बहुत मुश्किल सवाल है और शायद नेतन्याहू इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देख रहे हों। किस तरह से? हो सकता है वो ईरान के साथ इस युद्ध विराम की जो कथित सफलता है उसका इस्तेमाल हमास के साथ डील करने में करें। मतलब गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए इसे एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, तो एक संघर्ष का असर दूसरे पर? बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र के अलग अलग संघर्ष कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक जगह की शांति या तनाव दूसरी जगह के समीकरणों को सीधा प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ युद्ध विराम की कोशिशें हैं, हाँ, दूसरी तरफ गहरे रणनीतिक मतभेद हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच बदलते क्षेत्रीय समीकरण हैं, जैसे सऊदी वाला एंगल। और साथ ही संघर्ष की भारी मानवीय और आर्थिक कीमत भी है। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों को सामने रखकर ना एक सवाल जरूर मन में आता है कि अमेरिका और इजराइल के जो अलग अलग रणनीतिक लक्ष्य दिख रहे हैं वो ईरान के साथ भविष्य की कूटनीति को कैसे प्रभावित करेंगे, चाहे वो ओस्लो में होने वाली बातचीत हो या G7 के प्रयास हो। सही बात है। क्या ये मतभेद किसी टिकाऊ समाधान को बनने ही नहीं देंगे या फिर दबाव में कोई नया रास्ता निकलेगा? ये सवाल आने वाले वक्त में इस क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। निश्चित रूप से ये देखने वाली बात होगी।